कक्षा 12वीं से पद्य भाग का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। ये जो समझा रही हूँ और इसके कवि हैं कुंवर नारायण सिंह। तो कवि कुंवर नारायण सिंह का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई थी। तब इनकी जो कविता है, इसमें जो इस कविता में 2 भाग दिए गए हैं। एक का नाम है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। तो आज हम कविता के बहाने इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा है, लोग जो मानते हैं कि आज के समय में कविता का कोई अस्तित्व नहीं है। लोग जो है कविता पढ़ के खुश नहीं होते और पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन जो कवि हैं उन्होंने इस शंका पर अपनी असहमति प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि कविता लोगों को अच्छी नहीं लगती है और आज के समय में इसका अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो तो पूरा विश्वास करते हैं कि जैसे पहले के समय में कविता का अस्तित्व था वैसा ही आज है। तो इसमें उन्होंने तुलना की है कविता की उड़ान की किस से। पहली तो उन्होंने की है चिड़िया से, दूसरी की है फूल से और तीसरी बच्चों के खेल से। कविता की तुलना उन्होंने इन 3 चीजों से की है। अब कहते हैं कविता की उड़ान। तो इन्होंने क्या किया है, कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती, ये बता रहे हैं। क्योंकि चिड़िया जो है एक घर से दूसरे घर, एक छत से दूसरी छत पर ऐसे उड़ के इधर उधर बैठ जाती है, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं है। वो देश विदेश कहीं भी हो, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है और उससे सभी लोग जो है आनंद उठाते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि कविता की तुलना फूल की सुगंध से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि फूल की सुगंध जो है थोड़े समय के लिए रहती है, उसके बाद फूल मुरझा जाता है, उसकी सुगंध खत्म हो जाती है। लेकिन कविता की सुगंध यानी कविता जो है जहां जहां भी लोग उसको पढ़ते हैं तो उससे जो है आनंदित होते हैं, इसलिए उसकी तुलना फूल की सुगंध से भी नहीं की जा सकती। अब ये कविता बिना मुरझाए हर घर में अपना संदेश पहुंचाती है। तीसरा है कविता और खेल। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वो एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, अंदर बाहर ऊपर छत के ऊपर खेलने के लिए या नीचे खेलने लग जाते हैं। इसी तरह से कविता भी शब्दों का एक खेल है, लेकिन उसकी तुलना बच्चों के खेल से नहीं की जा सकती, क्योंकि कविता का प्रभाव दूर दूर तक हर देश में पहुंच जाता है। उसमें स्थान तथा समय की कमी नहीं रहती। तो अब मैं कविता का सरलार्थ आपको बुक में से पढ़कर ही समझाती हूँ। तो इस कविता का पहला पद्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब कवि क्या कहते हैं कि जैसे कविता और चिड़िया दोनों ही उड़ती हैं। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, ऊंची उड़ान भरती है, और कविता कवि की कल्पनाओं के पंख लगा करके उड़ती है। उसमें कवि अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। तो कवि की कल्पना जो है असीम और अनंत होती है। उस कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, उस पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। वह अपनी कल्पना के सहारे पूरी धरती पर ही नहीं बल्कि असीम आकाश में भी उड़ता है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती तो है, लेकिन वो अपनी उड़ान जो है एक घर से दूसरे घर, एक छत से दूसरी छत पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे उड़ करके जो है अपनी उड़ान भरती है। उसकी उड़ान की एक सीमा होती है,
लेकिन कवि की जो कविता है उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, वो असीमित विचार विस्तार वाली उड़ान है। इसलिए जो है कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। तो इसका दूसरा पद्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब कवि इसमें कविता की तुलना फूल के खिलने से करते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि कविता की तुलना फूल से नहीं की जा सकती, क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध जो है अपने आसपास प्रत्येक घर में बाहर भीतर ही होती है, और फूल जब मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध जो खत्म हो जाती है। लेकिन कविता की सुगंध यानी कविता जो आनंद देती है उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती, उसके रस का आनंद पूरे संसार में हो जाता है, फैल जाता है। अब फूल तो कुछ दिनों के बाद मुरझा जाएगा, उसकी सुगंध नष्ट हो जाएगी, लेकिन कविता की सुगंध लेनी वो कभी भी नष्ट नहीं होती, हमेशा बनी रहती है। क्योंकि कविता को हमने यदि अपने पास एक बार रख लिया, उसको पढ़ लिया, उसको चाहे दोबारा जितनी बार मर्जी पढ़ो और उसके आनंद को ग्रहण करो। अब तीसरा पद्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इसमें कवि क्या कहते हैं कि कविता जो है बच्चों के खेल के समान है। अब बच्चे घर के अंदर बाहर छत के ऊपर नीचे बेरोक टोक खेलते रहते हैं। यह खेल उनका इस घर से उस घर, उस घर से इस घर निरंतर ऐसे चलता रहता है। कभी कोई घर उनके खेल का स्थान बन जाता है तो कभी कोई घर उनके खेल का स्थान बन जाता है। अब वे अपने खेल के द्वारा एक दूसरे के घरों को जोड़ते हैं, सब भेदभाव मिटा करके सच्ची एकता पैदा करते हैं। तो इसी तरह से कवि क्या कहते हैं, कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। अब कवि अपने मन के भावों और विचारों की कल्पना के साथ खेलता है। उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं पर, श्रोता यानी सुनने वाले, सभी पाठकों पर, पाठक यानी पढ़ने वाले, वो चाहे कहीं भी रहते हों, वो सबको प्रभावित करती है। अब घर के भीतर या बाहर बैठे, देश विदेश में बैठे लोगों को यह कविता आनंदित करती है। कविता का आनंद देश काल की सीमाओं में नहीं बनता। सच्ची कविता तो सभी कालों में तथा सभी देशों में लोगों को प्रभावित करती है। अब समस्त मानवता में दूरियां मिटा करके वास्तविक एकता जो है कविता ही ला सकती है। तो इस प्रकार से अभी आपको इस कविता का सरलार्थ समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा भाग है बात सीधी थी पर। तो अब उस कविता के साथ ही जब उसका सरलार्थ समझाया जाएगा तब इन दोनों भागों के प्रश्न उत्तर भी आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।